हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आज एक बार पुनः हम आप लोगों के सामने लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले भी हमने 2 अंकों वाली कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंडाशय तथा वृषण के दो कार्य लिखिए। देखिए अंडाशय यानी कि ओवरी और वृषण यानी कि टेस्टिस, इन दोनों के कार्य अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो अंडाशय के कार्य सबसे पहले देखते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ ओवरीज। तो ओवरी के यदि हम कार्यों की बात करते हैं, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि अंडाणुओं का निर्माण करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन करना ही पहला काम होता है अंडाशय का। तो अंडाशय का पहला कार्य क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना यानी कि डेवलप करना। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करना, यानी जो बेसिकली जिसको आप प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करना जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ही क्या करता है? किसी भी फीमेल या मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो अंडाशय के 2 कार्य आपको तैयार करने। इसके बाद देखिए वृषण के कार्य देखते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अधिकारियों की बात करते हैं, पहला प्रमुख कार्य क्या है कि शुक्राणुओं का निर्माण करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अंडाशय का जैसा पहला कार्य था अंडाणुओं का निर्माण करना, उसी प्रकार वृषण का पहला काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। फिर इसके बाद दूसरा कार्य क्या है? जैसे आपने देखा कि अंडाशय में एस्ट्रोजन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है, उसी प्रकार वृषण से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। और यही टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, इसके कारण ही किसी भी नर में या मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है या डेवलप होता है। तो वृषण का दूसरा काम आपको याद रखना है कि वृषण के द्वारा एक हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि किसी भी प्रकार से मेल यानी कि नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है या विकास करता है। इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि क्या कारण है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं यानी जो टेस्टिस होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो आपको रीजन बताना है यहाँ पर कि ऐसा क्या कारण है कि जो पुरुषों के वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा कि किसी भी यदि हम मेल या पुरुष की बात करते हैं तो पुरुषों में देखिए एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और ये वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्योंकि वृषण कोश का जो तापमान होता है ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। यानी जितना हमारे बॉडी का तापमान होता है तो बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है वृषण कोश का। और ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान जो होता है यह शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए यानी विकास के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण से जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो आपको यही बताना है कि जो पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि वृषण कोश का जो तापमान होता है वो बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए उपयुक्त होता है या अच्छा होता है, जिस कारण से ही वृषण उदर गुहा के बाहर स्थायी रूप से वृषण गुहा में स्थित होते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए लीडिंग कोशिकाओं की यदि बात आती है तो सबसे पहले जिक्र आता है टेस्टिस यानी कि ओवरी का। तो किसी भी मेल के अंदर एक जोड़ी यानी कि 2 वृषण पाए जाते हैं, तो उन वृषण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे ही आप वृषण का टीएस कार्ड देखेंगे उसमें आपको लीडिंग कोशिकाएं यानी कि अंतराली कोशिकाएं आपको दिखेगी। तो लीडिंग कोशिकाओं से ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होगा। और हमने आपको क्या बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है? किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है।
तो अब आप ये बताइए, जब लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होगा नहीं। अब जब टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन्स का स्रावण नहीं होगा तो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हैं इनका विकास रुक जाएगा। तो यही बताना है आपको कि मानव में जो नर होते हैं, नर में जो वृषण होते हैं उनमें लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है जो कि मानव में लिंग से संबंधित टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है। और यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अब यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण रुक जाएगा और नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास रुक जाएगा। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको देखना है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाना है। तो एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। देखिए यहां पास हमारे पास चित्र तैयार है। इसमें आप देखेंगे कि जब भी बात आती है किसी भी भ्रूण कोश की संरचना की तो पहला क्वेश्चन तो इसमें से यही बनता है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। अब आप पूरी की पूरी इस संरचना में देख पा रहे हैं, यदि हम कोशिकाओं की संख्या गिनते हैं तो सबसे पहले तो आपको केंद्रीय कोशिका नजर आ रही है जो कि एक बड़ी सी कोशिका है। पूरा का पूरा ये जो बीच वाली कोशिका है जिसके अंदर आपको 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं जिनको हम ध्रुव केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक भी इसको कहते हैं। इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, ध्रुव केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। तो ये जो दोनों केंद्रक हैं ये इस पूरी की पूरी बीच वाली कोशिका में यानी कि सेंट्रल सेल, चूंकि ये कोशिका बीच में है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो केंद्रीय कोशिका है, इस केंद्रीय कोशिका के अंदर जो उपस्थित 2 केंद्रक हैं इनको हम ध्रुव केंद्रक या आप इनको द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं। तो इनको हम ध्रुव केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी हम कोशिकाएं गिन रहे हैं। तो एक कोशिका तो ये हो गई बीच वाली जिसको हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल। फिर देखिए ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती है, 1 2 3। ये तीनों कोशिकाएं कहलाती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। इनको हम इंग्लिश में एंटीपोडल सेल भी कहते हैं। इसके बाद देखिए नीचे की ओर आपको 3 सेल दिखाई दे रही है जिसमें से एक कोशिका थोड़ा बड़े आकार की है और 2 कोशिकाएं किनारे साइड जो है ये छोटे आकार की है। ये जो बड़ी सी कोशिका है इसको हम बोलते हैं एग सेल यानी अंड कोशिका। तो अंड कोशिका हो गई। अब इसके बगल में यानी अंड कोशिका के दोनों साइड जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को हम सिनर्गिड सेल कहते हैं या हिंदी में हम इनको सहायक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों कोशिकाएं हैं अंड कोशिका के किनारे किनारे इनको हम सहायक कोशिका यानी कि सिनर्गिड सेल कहते हैं। और अंड कोशिका व सहायक कोशिका को आपस में मिला करके हम अंड समुच्चय यानी कि एग आपरेटस भी कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं हैं। एक कोशिका हो गई बीच वाली और एक कोशिका हो गई अंड कोशिका 2 और फिर ये 2 छोटी छोटी कोशिका 4 कोशिकाएं और ऊपर की 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिका। तो कुल मिलाकर के कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिकाएं हो गई। अब बात आती है केंद्रकों की। केंद्रकों की यदि बात आती है तो ये देखिए केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं जिनको हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं। तो 2 केंद्रक तो ये हो गए। फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं 3 होती है। इन प्रतिमुखी कोशिकाओं की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक होता है। तो 3 कोशिकाओं के अंदर 3 केंद्रक ये हो गए और बीच में ये 2 केंद्रक, 3 2 5 हो गए। फिर इसके बाद एक केंद्रक किसके अंदर उपस्थित है, अंड कोशिका के अंदर। तो ये हो गया आपका 6 केंद्रक। फिर दोनों जो सहायक कोशिका है इनके अंदर भी एक एक केंद्रक है। तो कुल मिलाकर के कितने केंद्रक हो गए, 8। तो आपको बताना है कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए विपुंसन किसे कहते हैं। विपुंसन किसे कहते हैं ये समझना है। देखिए विपुंसन क्या होता है, जब कोई मादा जनक जो होती है द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, कोई भी मादा जनक जो है यदि द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तब बिना मादा प्रजनन अंग को प्रभावित किए हुए इसके पराग कोश पुंकेसर को निष्कासित कर मादा पुष्प के कृत्रिम रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इसे ही हम विपुंसन कहते हैं। कोई भी मादा जनक द्विलिंगी पुष्प जब धारण करता है तो आपको पता होना चाहिए कि तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बिना मादा प्रजनन अंग को प्रभावित किए बिना यानी जो नर अंग होता है या नर जनन अंग होता है वह मादा प्रजनन अंग को
प्रभावित किए हुए बिना ही इसके जो पुंकेसर होते हैं ये पराग कोश से निकल करके मादा पुष्प में कृत्रिम रूप से रूपांतरित हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल किसे कहते हैं? या आपसे इसकी जगह दिया जा सकता है कि असत्य फल या कूट फल क्या होता है। तो देखिए तीनों का आंसर वही होगा, आभासी फल आप बोलो या कूट फल या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट, सब वही एक ही का नाम है। तो देखिए आभासी फल या कूट फल या असत्य फल क्या होता है? आमतौर पर आप क्या पाएंगे कि जो फल का निर्माण होता है वो कहां से होता है? अंडाशय से होता है। तो अंडाशय से यदि फलों का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। तो जब भी आपको याद रखना है कि यदि अंडाशय से फलों का निर्माण होता है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। लेकिन ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से हो जाए, जैसे पुष्पासन से हो जाए या कि बाह्य दल पुंज से हो जाए, तब ऐसे फलों को हम कूट फल या असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? सेव। सेव की यदि आप बात करेंगे तो यह भी एक प्रकार का कूट फल होता है। क्यों? क्योंकि इसके बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी भाग लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेव होता है इसका निर्माण पुष्पासन से ही होने लगता है। तो अंडाशय से ना होकर के सेव का निर्माण पुष्पासन से होता है, जिस कारण से यह क्या है? एक असत्य फल का एग्जाम्पल है। तो असत्य फल में आपको याद रखना है कि जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से होता है तो ऐसे प्रकार के बनने वाले फल को हम असत्य फल, कूट फल या आभासी फल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहां पे आपने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।